आजादी, औरत भी लेगी आजादी, औरत भी लेगी आजादी, औरत भी लेगी। भर में जिस तरह मुख्तलिफ हवाले से आलमी दिन मनाए जाते हैं, जिस तरह मजदूर का दिन मनाया जाता है, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दिन मनाया जाता है, लेकिन आखिरकार वो क्या वजह है कि आलमी ख़वातीन दिन यहाँ पर मुतनाज़ा बना। ये वो सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है सोशल मीडिया हो या हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, वहाँ पर ये अब बहस चल रहा है। जिस तरह हमने अपने पिछले भी वीलॉग में ये बात की थी कि आखिर वजह क्या है। वो स्लोगन है जो बैनर्स पर आविज़ा किए गए थे, वजह वो बनी और क्यों जानबूझकर शायद वो स्लोगन लाए गए ताकि इश्तियाल अंगेज़ी पैदा हो। तो क्या इस स्लोगन को इखलाकी तौर पर या जो सलीके के अंदाज से उस तरह पेश किया जाना क्या ये बेहतर नहीं था? जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ एक मारूफ मुसन्निफ़ और एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट मारवी सरमद के दरमियान जो तनाज़ा हुआ, तकरार हुआ, जिसके बाद जो शिद्दत आई उसमें वो सब आपके सामने है। और जिस तरह उस तनाज़े ने पूरे ख़वातीन मार्च को अपने इर्द गिर्द ही रख लिया है। अब भी बहस उन्हीं पर हो रहा है। और इस वक्त जो है ख़वातीन दिन जो आलमी तौर पर मनाया जाता है पाकिस्तान में क्यों मुतनाज़ा है, जिस पर यकीनन पहले से कवानीन मौजूद हैं। और उसके अलावा जिस तरह हमने पहले कहा था कि अगर कवानीन की गुंजाइश है तो अरकान असम्बली जो ख़वातीन इस वक्त मौजूद है सूबाई असम्बलियों में बैठे हो या हुकूमतों में बैठे हो और मखसूस नशिस्त। पहला सवाल तो ये है कि ख़वातीन एग्री क्यों करती है ख़वातीन के मखसूस नशिस्तों पर, क्योंकि स्पेशल नशिस्त का मतलब स्पेशल उन्हीं के लिए। तो पार्टी के अंदर जो सियासी जमातें, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कॉम्प्रेस जमातों ने भी यहाँ पर उनकी हिमायत की है। क्या कॉम्प्रेस जमातें अपने आइन में तरामीम करके इन मखसूस नशिस्तों को ख़त्म करके बल्कि इन्हीं ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में उम्मीदवार बनाकर टिकट देगी? तो कुछ और सवाल है आइनी हवाले से, कानून के हवाले से। इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है इसी औरत मार्च के हवाले से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर। जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाई में ही ये बात कही कि जिस तरह औरत मार्च मुतनाज़ा बना, क्यों, आप क्या कहते, क्यों बना? पहला सवाल तो ये। देखें जी, औरत मार्च मुतनाज़ा बना उन नारों की वजह से। आपको काम करना होता है आपके मुल्क के आइन, उसके कानून, उसके माइंडसेट को देखते हुए आपने करने होते हैं काम। आपके मुल्क में रिलीजियस माइंडसेट भी काम करता है, आपके मुल्क में लिबरल माइंडसेट भी काम करता है, आपके मुल्क में रुजत पसंद माइंडसेट भी काम करता है। तो आप जब एक स्टेटस को चैलेंज करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं। उन नारों की जो पिछले मार्च में लगे हैं, हमारे मुआशरे में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। वो अगर आप सोशल पर्सपेक्टिव में देखें तब भी नहीं थी, रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखें तब भी नहीं थी, आप अपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखें तब भी नहीं थी। तो बहुत सी वजूहात थी जिनकी वजह से ये हमारा पिछला मार्च था मुतनाज़ा बना। और देखने की और सोचने की बात ये है कि वो जो नारे पिछले मार्च में लगे उनको मर्दों ने ही नहीं, ख़वातीन ने भी उनको कंडेम किया। उसी को काउंटर करने के लिए फिर हया रैली निकाली गई, फिर इस तरह की रैलियाँ निकाली गई कि इसको काउंटर किया जाए। उसको ख़वातीन ने भी कंडेम किया, उनको मर्दों ने भी कंडेम किया। यहाँ पर अब भी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू उन स्लोगन को सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो आप क्या एग्री करती हैं इससे? देखें, वो हमारी बात हो रही थी जो पिछले मार्च के ऑर्गेनाइजर्स थे कि आपने इस तरह के नारे क्यों रखे। उन्होंने कहा हमारा पर्सपेक्टिव कुछ और था। मैंने कहा जब आपका पर्सपेक्टिव कुछ और था, आपको पता था कि आपने ये नारा 8 मार्च को लगाना है, तो फरवरी के शुरू में आपको अपने एक एक नारे की उसके बैकग्राउंड की एक्सप्लेनेशन शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा माइंडसेट उनको एक्सेप्ट नहीं करता। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के पीछे क्या लॉजिक थी? ये नारा अगर आप इसको इसी एक फ़िक्रे में देखें तो ये बड़ा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के पीछे क्या था कि मुझे मेरी मर्ज़ी का लिबास, वो जो मुझे ढांपे, मुझे पहनने की आज़ादी हो। मेरा जिस्म है, मैं उस पर अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनूं। मैं बच्चा पैदा करने की उम्र में नहीं हूँ, तो मुझे ये इख्तियार दिया जाए कि जब मैं बच्चा पैदा करने के काबिल हो सकूँ तो मैं बच्चा पैदा करूँ। मतलब इसी तरह के अगर मतलब यही तो आपके कवानीन में भी मौजूद है कि मतलब जिस पर अमल दरामद करवाने की बात है, तो उसे मतलब इस तरह इम्प्रेशन करना कि जी मर्द ये चाहता है ख़वातीन से ज़बरदस्ती, मतलब उनकी ख्वाहिश, इस तरह एक तासुर उभर रहा था। तो ये मुतालबा किसके सामने रखा जा रहा था? देखें, ये मुतालबा हम मर्दों के सामने भी रख रहे थे, क्योंकि पिदरशाही है ना, ख़ातून की मर्ज़ी नहीं है कि वो कब
कितने बच्चे पैदा करेगी। हमने ये मुतालबा गवर्नमेंट के सामने भी रखा कि आप ये कम उम्री की शादी का जो कानून है इसको पास करें। बलूचिस्तान में आपका कम उम्री की शादी के पर पाबंदी का कोई कानून नहीं है। आपका 1929 का कानून जो है वो यहाँ एग्जिस्ट करता है, जिसके भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। वो कहती है कि बच्ची की उम्र 16 साल हो, लेकिन यहाँ पर आपकी 12 साल की बच्ची की शादी कर दी जाती है। तो कम उम्री का कानून बनाने के लिए कहा गया कि कम उम्री की शादी बैन की जाए, बच्ची की शादी की उम्र 18 साल रखी जाए। हमने ये कहा कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके देखें ना, चीज़ों को आप बिट्स एंड पार्ट्स में देखेंगे तो मसला हल नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपका 5 से 16 साल का हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए। अगर आप 12 साल की बच्ची की शादी करते हैं तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की वायलेशन नहीं है। तो आपने इन नारों को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना है। हम देख रहे हैं कि जब से औरत मार्च का सिलसिला जो शुरू हुआ है तो हम देख रहे हैं कि मतलब अरकान असम्बली हो, हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हो या अपोजिशन से, वो तो सब उसकी हिमायत कर रहे हैं। फिर क्यों कर ऐसे बिल है जो डिले हो रहे हैं, ऐसे कवानीन है, उनको फौरी तौर पर अमल उस पर दरामद करवाने के लिए अपोजिशन हो या हुकूमती जमातें क्यों अमल दरामद के लिए इस तरह सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहे हैं? अभी देखिए, आप में पंजाब में आपका अर्ली एज मैरिजेस कंट्रोल्ड बिल है, आपका सिंध में है। सिंध एक नया कानून लेकर नहीं आया, लेकिन उसने 1929 के कानून में अमेंडमेंट करके बच्चे की शादी की उम्र 18 साल रखी दोनों की, और जो इसकी वायलेशन करेगा उसके लिए जुर्माना और सज़ाएं रखी जो 1929 के एक्ट में थी, उनको इन्हांस कर दिया गया। बलूचिस्तान में बिल असम्बली में 2 दफ़ा पेश हुआ है लेकिन पास नहीं हो सका। उन पर तमाम अरकान असम्बली पर, इवन स्पीकर पर प्रेशर था हमारे रिलीजियस जमातों की तरफ से कि ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। हज़रत आयशा की शादी इस एज में हो गई थी तो दूसरी बच्चियों की क्यों नहीं हो सकती। वो अरब, उनकी खुराक, उनका रहन सहन, उनका मौसम आज जैसा नहीं था। आपकी प्यूबर्टी की एज डिफ़र करती है उस ज़माने से अभी तक। तो ये रिलीजियस जमातों की वजह से, क्योंकि हमने इस पर कंपेनिंग भी की है, हमने लॉबिंग भी की है। हम पिछले दिनों भी अपोजिशन लीडर साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आप ये शरीयत और कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून बनवाना चाहते हैं, क्योंकि हज़रत आयशा की शादी इस उम्र में हो गई थी। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा माइंडसेट कैसा है, हमारा मुआशरा कैसा है। वहाँ नहीं, सवाल ये कि ठीक है आप उनसे बात करिए, रब्ता यकीनन सियासी जमातों, हुकूमत हो या अपोजिशन, टोटल तमाम सियासी जमातों से एक रब्ता मुहिम रखा जाता है, उनसे बातचीत है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि ख़वातीन के लिए मखसूस नशस्तों का जो एक पार्टी कॉन्सेप्ट मौजूद है, हालांकि वो भी इसी हवाले से औरत को बराबरी की बात कर रहे हैं, तो क्या मखसूस नशस्तों के हवाले से आपकी अपनी राय क्या है? जो हम इसको ताकि क्लियर करना चाहते हैं कि मखसूस नशस्त एक मखसूस होता है जो एक ख़ास ख़वातीन के लिए, तो क्या आप नहीं समझते कि इसका तरह मखसूस नशस्त का मतलब ये होता है कि आप उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे यकीन नहीं रखते। आप इस बात पे यकीन नहीं रखते कि अगर हम जनरल नशस्त पे खातून को, ख़वातीन कह रही कि अब में मर्दों के शाना बशाना हकूक़ चाहिए और हम उनसे कम नहीं, तो मैं इसलिए इस हवाले से सवाल। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ख़वातीन देखें, मर्दों के लिए तो ये पर्सपेक्टिव है ना हमारा कि मर्द इलेक्शन में खड़ा है तो जीत ही जाएगा। खातून को हम इसलिए जनरल सीट पर टिकट नहीं देते, ये खातून है, ये नहीं जीत सकेगी, ये बाहर निकल के कंपेन नहीं कर सकती, ये दूर दराज के इलाके में नहीं जा सकती, ये रात 1 बजे तक कंपेन नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं रह सकती, तो हम इसको ये टिकट देने का रिस्क क्यों लें? वो 33% में भी क्या होता है, ये 33% ख़वातीन को दे दिया जाता है, वो मखसूस नशस्तों पर आ जाती हैं। लेकिन क्या होता है, वो किसी कानून साजी में अपना किरदार अदा नहीं कर सकती, वो फंड्स के हवाले से अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकती, उनकी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं होती, उनका कोई हल्का नहीं होता। उनको कहा जाता है कि भाई हम आपको ले आए मखसूस नशिस्तों पे, इसी पे शुक्र करें, आपकी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है, आपका कोई हल्का नहीं है, हम आपको फंड। मतलब ये जो सियासी जमातें जो इज़हार यकजहतियाँ कर रही हैं या आपके साथ हमदर्दी का इज़हार कर रही है, असल में हकीकी बुनियादों पर उनका जो ये मतलब हमदर्दी या संपत्ति ये सिर्फ दिखावा है। बिल्कुल दिखावा है। अगर आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि ख़वातीन वाकई मर्दों के बराबर है तो आप उनको जनरल सीटों पर उनको आप मौका देंगे। देखें, खातून खुद कुछ नहीं होती, वो अगर पार्टी के टिकट से खड़ी होती है तो पार्टी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पार्टी अभी कहे कि भाई हमने आपको टिकट दे दी और आप जाने और आपकी सीट जाने, इस तरह नहीं होता। आपने उसको बैकअप करना होता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है, उसके लिए कंपेनिंग करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक मसला ये है कि हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि खातून नहीं कर सकती, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इस डिस्क्रिमिनेशन को हमें ख़त्म करना है। अच्छा, अभी जो हाल ही में जो मुतनाज़ा मतलब जो मामला सामने आया मारवी सरमद और उसके तकरार में खलीलुर रहमान कमर, इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि आपने तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू देखे किस तरह बात कर रहे थे, तो आप इस हवाले से क्या? देखें, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मारवी सरमद साहिबा बात कर रही थी तो खलीलुर रहमान कमर ने बड़ी तसल्ली से सुना था, वो उसकी किसी बात के दरमियान में नहीं बोलेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है
कि सब्र बड़ी अच्छी चीज़ होती है। जब वो अपनी बात ख़त्म कर लेते तो मारवी सरमे साहबा को बोल लेना चाहिए था, लेकिन दरमियान में जब आप किसी बात को टोकते हैं वो पता नहीं किस माइंडसेट से बैठे हुए थे। वो ऑलरेडी लगता है गुस्से में थे, एग्रेशन में थे ना, क्योंकि उनको मुख्तलिफ़ किस्म का फीडबैक मिला उनके ड्रामे की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा इसीलिए कहते हैं कि सब्र बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अगर उस तरफ से थोड़ा सब्र हो जाता, इस तरफ से थोड़ा सब्र हो जाता तो बड़ी अच्छी बात हो सकती थी। लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब को खातून की रिस्पेक्ट बहरहाल करनी चाहिए थी। उनको इस तरह बुरे लफ्ज़ों में बिल्कुल नहीं मुखातिब करना चाहिए था। उनको किसी और लफ्ज़ों में भी अपना वो गुस्सा किसी और तरीके से भी दिखा सकते थे, लेकिन इट वाज़ नॉट नेसेसरी कि वो खातून को डिग्रेड करके, उनको बातें सुना के, उनको मतलब इस तरह की बात की जाए जो मैं तो कहना भी नहीं चाहूँगी कि क्या होती है। आपकी बातों से तो तकरीबन ये तासुर मिला कि जिस तरह आपने एक बहुत ही बेहतर अंदाज में तर्जुमानी करते हुए जिस तरह अपना मौक़िफ़ रखा, उसमें तो तमाम जो बातें हो का मतलब जो आइन है उसमें आप चाहती है कि तरमीम हो। तो इस हवाले से बलूचिस्तान में आप क्या समझते हैं कि आप लोग के मुतालबात क्या है ख़वातीन के हवाले से, और कौन से बिल हैं जो मौजूद हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, और नए क्या जो मुतालबात है ख़वातीन के हवाले से, खासकर छोटी बच्चियों के हवाले से, इस हवाले से? जी, मैं एज़ ए लॉयर जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं और हमें लॉ की बात करूं तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अर्ली एज मैरिजेस बिल की बड़ी अशद ज़रूरत है, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25A से वो डायरेक्टली उस कन्फ्लिक्ट में है। हमें यहाँ पर तेज़ाब गर्दी के ख़िलाफ़ कानून की सख्त ज़रूरत है, यहाँ पर हमें कारोकारी के ख़िलाफ़ कानून की सख्त ज़रूरत है। आपके इंटीरियर में दिन में कितने कितने केस कारोकारी के हो जाते हैं, कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं होते हैं। फिर आपने एक लोगों में एक डेटरेंस था कि कारोकारी के ख़िलाफ़ जो केस है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा, जहां फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, और अगर उम्र कैद हो गई तो आपको उसमें रिमिशंस नहीं मिलेंगी। आम ऐसे होता है कि अगर 25 साल कैद हो तो 14 में ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर कारोकारी में और एंटी टेररिज्म कोर्ट में मिलेगी आपको सज़ा तो वो आपकी 25 साल ही रहेगी, आप 14 साल में बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से कारोकारी के केसेस जो थे वो एंटी टेररिज्म कोर्ट से निकल के वो आम कोर्ट में आ गए, तो लोगों का और दिल बढ़ गया कि यहाँ आ गया है, सज़ा होगी, हम राज़ीनामा भी कर लेंगे, हम पैसे दे के भी छूट सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर बड़ा डीपली और बड़ी कंसंट्रेशन से और बड़ी दिलजमी से काम करने की ज़रूरत है। हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन का लॉ बना है, उसके रूल ऑफ बिज़नेस नहीं बने थे, वो अभी बने हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको, होम बेस्ड वर्कर्स की मैं बात करती हूँ, बलूचिस्तान में ये जो हाथ से धागे से काम करने वाली ख़वातीन होती हैं इनके लिए कोई कानून नहीं है। वो एक चादर बनाती हैं, वो चादर के उनको 2000 मिलते हैं और वो चादर बनवाने वाला वही चादर लगा के 15,000 में बेचता है। तो क्या खातून का हक़ नहीं है कि उस चादर के 7,000 उसको मिले? हमें मिडल मैन का किरदार ख़त्म करने के लिए हमें होम बेस्ड वर्कर्स के लिए कानून साजी की अशद ज़रूरत है, ताकि उनको अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लेबर लॉज लाया जा सके। अगर उनके लिए, अगर वो लेबर लॉज में आ जाएंगी, उनको अर्ली एज, उनको ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलेंगे, वो वर्कर वेलफेयर फ़ंड में भी आ जाएंगी, उनको वो तमाम सहूलियात और प्रोटेक्शन मिलेगी जो लेबर लॉज के अंडर मर्दों को मिलती है। तो बलूचिस्तान में कानून साजी पर काम करने की और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने की अशद ज़रूरत है। आपका ये जो हरासमेंट बिल है इसमें बहुत सी कमियां हैं, इसको आपको अमेंडमेंट करके इसमें आपको सज़ा भी बढ़ाने की ज़रूरत है, पेनल्टीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो बर्ड्स पर्सन है उसके पास सोमोटो एक्शन लेने की कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, तो वो अपनी ओन पर कुछ नहीं कर सकती अनटिल अनलेस उसके पास कोई कंप्लेन लेकर नहीं आएगा। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने देखा कि औरत मार्च के हवाले से जिस तरह से यहाँ पर मौजूद जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने अपना बयान रखा, और जिस तरीके से उन्होंने रखा, यकीनन कानून जो मौजूद है, जिस पर गुंजाइश मौजूद है ख़वातीन के हवाले से, जो उनको मुख्तलिफ दरपेश मसाइल है, उस हवाले से अगर बेहतर इक़दाम किए जाएँ तो जो ये अब जो मुतनाज़ा जिस तरह बनता जा रहा है मामला, तो वो गंभीर भी नहीं होगा, और जिस तरह इसमें शिद्दत लाने की एक कोशिश की जा रही है वो भी ज़ायल हो जाएगा, और एक बेहतर अंदाज में और मौज़िब तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, बजाय कि सिर्फ सियासी जमातें जो इस वक्त सिर्फ हमदर्दी और इज़हार यकजहती कर रही हैं ख़वातीन मार्च के हवाले से, और इस हवाले से उनका अमली किरदार देखना होगा कि वो ख़वातीन के हवाले से जो बिल मौजूद है उनके तहफ़्फ़ुज़ के हर लिहाज से जो उनके जेन्युइन मुतालबात हैं उन पर किस तरह काम करेंगे, अपोजिशन हो या हुकूमती जमातें। तो ये ज़रूर देखना है कि इज़हार यकजहती तो उनके साथ कर रहे हैं, उन बिल्स और कवानीन पर अमल दरामद करते हैं या महज सिर्फ सतही इज़हार यकजहती।